Assalamualaikum students, I hope you are all well. Our today's topic of discussion is non-Hodgkin lymphoma. First, break this term apart. Lymph, that is lymphatic system, and oma, that is mass, or you can say tumor. And what is non-Hodgkin? Non-Hodgkin means there are नो रीड-स्टर्नबर्ग सेल्स. होजकिन लिम्फोमा में हमने क्या कहा था कि उसमें रीड-स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं और मेनली इन्हीं सेल्स की बेस पर कंफर्मेशन हो जाती है कि पेशेंट को होजकिन लिम्फोमा है या नॉन होजकिन लिम्फोमा है. There is a neoplastic transformation of either B cells or T cells. मेनली जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं या बी सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी या फिर टी सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी. लाइक आप कह लें कि उनमें जेनेटिक म्यूटेशंस आ जाएंगी. बेसिकली ये जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं ना, इनकी प्रोडक्शन होती है बोन मैरो में. देन उसके बाद ये आ जाते हैं ब्लड में. बोन मैरो में आप कह लें इनके प्रिकर्सर्स बनते हैं. देन ये आ जाते हैं ब्लड में. ब्लड से ये चले जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में. दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स. एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं और एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं. अगर आप प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें हमारे पास दो ऑर्गन्स आ जाते हैं. एक उसमें हमारे पास आता है बोन मैरो और दूसरा इसमें हमारे पास आता है थाइमस. इसी तरह अगर आप सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं स्प्लीन और साथ ही साथ इसमें हमारे पास आ जाते हैं लिम्फ नोड्स. अब यहाँ पर इनके प्रीकर्सर्स बनते हैं और फिर सेकेंडरी ऑर्गन्स में जाके मेनली कभी वहाँ प्राइमरी ऑर्गन्स में भी समटाइम्स कुछ सेल्स की मैचुरेशन हो जाती है. अदरवाइज सेकेंडरी ऑर्गन्स में इनकी मैचुरेशन होती है और यहाँ पर ही इनका फॉरेन पैथोजेंस या फॉरेन इन्वेडर्स ये जो एंटीजेंस होते हैं इनके साथ इनका इंट्रैक्शन होता है. अब लिम्फोमा के केस में क्या होगा, ये जो बी सेल्स और टी सेल्स बन रहे होंगे ना, ये अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते रहेंगे. इनकी प्रोलिफरेशन होती रहेगी जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे नियोप्लास्टिक सेल्स में. इट कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ नियोप्लास्टिक सेल्स इन लिम्फ नोड्स एज वेल एज इन एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन्स. मेनली यहाँ पर इसकी जो एक्यूमुलेशन होती है ना नियोप्लास्टिक सेल्स की, वो लिम्फ नोड्स में होती है जिसकी वजह से इसे कहा जाता है नोडुलर लिम्फोमा. इसके अलावा एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन्स लाइक स्टमक और स्किन रीजन में भी इसकी एक्यूमुलेशन हो सकती है. ये स्प्रेड कर सकता है. अब नेक्स्ट हम ऑलरेडी बता चुकी हैं कि इसमें कोई भी रीड-स्टर्नबर्ग सेल नहीं होता. अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं आपको बी सेल्स और टी सेल्स का एक्सप्लेन करूँ कि उनकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है बोन मैरो. यहाँ पर हमारे पास बने बी सेल प्रीकर्सर. देन उससे फर्दर हमारे पास बनेगा नाइव बी सेल. उसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं ब्लड में. ब्लड से आगे इन्होंने जाना होता है लिम्फ नोड्स में. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ ऐसा सा अपीयरेंस आ रही है लिम्फ नोड्स की. यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर अंदर होते हैं कॉर्टेक्स और यहाँ पर हमारे पास होता है मेडुला. ये आगे कॉर्टेक्स और ये हमारे पास होता है मेडुला. अब इस कॉर्टेक्स रीजन में हमारे पास होते हैं फॉलिकल्स. इन फॉलिकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, बी सेल्स. हर फॉलिकल के अंदर
बी सेल्स होते हैं। अब ये जो बी सेल्स हैं इन्होंने पहले प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होना, देन इनसे जो एंटीबॉडीज हैं या इम्यूनोग्लोबिन्स हैं उनकी प्रोडक्शन होगी। अब ये बी सेल्स हैं फॉलिकल्स में, मीन्स कॉर्टेक्स रीजन में। अब यहाँ से ये जाएंगे मेडुला रीजन में और यहाँ पर इनकी कन्वर्जन होती है प्लाज्मा सेल्स में। देन इन प्लाज्मा सेल से आगे आईजी, इम्यूनोग्लोबिन या फिर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं टी सेल्स के अबाउट, टी सेल्स के भी प्रीकर्सर्स बने हमारे पास बोन मैरो में, बी सेल प्रीकर्सर। देन ये आगे चला गया थाइमस में। यहाँ पर इन टी सेल्स की मैच्योरेशन हुई। फॉर एग्जाम्पल ये टी सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैच्योरेशन के बाद इसकी सरफेस पर CD मार्कर्स आएंगे, दैट इज क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। अब टी सेल्स दो तरह के होते हैं, एक हेल्पर टी सेल होता है और दूसरा होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। जो हेल्पर टी सेल है इसके सरफेस पर CD4 मार्कर होगा, जबकि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं इनके सरफेस पर CD8 मार्कर्स होंगे। नेक्स्ट चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। अब इसमें सबसे पहले आ रहा है फीवर। अब फीवर जो होता है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है, लाइक बार बार उतरता है, बार बार चढ़ता है, चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है, उतरता है। Why that so? It is basically due to immune system reaction to fight off the cancerous cells and subsequent release of interleukins and cytokines. इसके अलावा इची स्किन देखने को मिलती है, वेट लॉस that is due to increased energy expenditure to fight off the cancer cells, and it can also be due to anorexia, that is the loss of appetite. इसके अलावा पेशेंट को फिटीग होती है, लाइक थकावट महसूस होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं ले रहा, जिसकी वजह से उससे थकावट होती है। इसके अलावा इन पेशेंट्स में एनीमिया भी देखने को मिलता है, उसकी वजह से भी थकावट हो सकती है। एक्सेसिव स्वेटिंग मेनली जो है नाइट स्वेट्स देखने को मिलते हैं। हिपेटोस्प्लीनोमेगाली, लीवर और स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाती है। अब जो हमारे स्प्लीन है ना, यहाँ पर और जो भी हमारे ऑल्ड सेल्स हैं या डैमेज सेल्स हैं जिनका लाइफ स्पेन पूरा हो गया, स्प्लीन में मैक्रोफेजेस होते हैं, उन्होंने उसकी डिस्ट्रक्शन कर देनी होती है। अब रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होगी, उसमें से बिलीरुबिन आएगा। बिलीरुबिन कहाँ पर जाता है हमारे पास लीवर में, इस तरह से लीवर का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। लिम्फेडिनोपैथी, इसमें बेसिकली हमें 3 तरह की लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, एक सर्वाइकल, एक सुप्राक्लेविकुलर और एक एक्सिलरी। इसके अलावा लॉस ऑफ सेंसेशन इन लेग्स। डायग्नोसिस की तरफ अगर आए तो पेशेंट का CBC करवाया जाता है। अगर एनीमिक कंडीशन होगी तो ऑब्वियसली HP काउंट, ACT काउंट, RBC, MCV, MCH और MCHC भी अफेक्ट हुए होंगे। इसके अलावा इन पेशेंट्स में मेनली हमें न्यूट्रोफिल्स का काउंट इंक्रीज देखने को मिलता है और इओसिनोफिल्स का काउंट इंक्रीज देखने को मिलता है। एक्सिजनल बायोप्सी करवाई जाती है या कॉर्निडल बायोप्सी जिसको कहा जाता है। इनमें FNAC नहीं करवाई जाती, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी नहीं करवाई जाती। चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है जिसमें मीडियास्टाइनल मैस देखना होता है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग करवाई जाती है जिसमें IgG और IgM का लेवल देखा जाता है और इमेजिंग स्कैन्स करवाए जाते हैं, लाइक CT स्कैन करवाया जाता है, MRI करवाया जाता है और PET स्कैन करवाया जाता है। अब ये स्कैन्स इसलिए करवाए जाते हैं कि पता चल सके कि कौन सी स्टेज का कैंसर है। ये सारे स्टेजेस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। अब ट्रीटमेंट में इनको कीमोथेरेपी भी दी जाती है और साथ ही साथ रेडियोथेरेपी भी दी जाती है और ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज का कैंसर है और कितने साइकिल्स देने हैं कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लिए। कीमोथेरेपी में बेसिकली ABVD ड्रग्स दिए जाते हैं, दैट इज एड्रियोमाइसिन, विनब्लास्टिन, एंडोकार्बाजाइन।
अब ये जितनी भी थेरेपी दी जाती है ये स्टेज ऑफ कैंसर के अकॉर्डिंग दी जाती है कि पेशेंट किस स्टेज पर है. So that's all about today's lecture. In the next lecture we will discuss about further topics of hematology. अगर आज के लेक्चर से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं. और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू ऑल. जज़ाकल्लाह.